खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और बहुत सारे ममालिक में अभी तक इसकी जो टेंशन है वो कम नहीं हुई है। कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने बहरहाल किसी न किसी तौर मैनेज किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान भी उनमें से एक है, जहाँ पर कभी स्कूल्स बंद होते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं, कभी SOPs के साथ मार्केट्स ओपन हो जाती हैं, कभी थोड़ी सी टाइमिंग्स को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी परेशानी बरकरार है, जैसे बरतानिया ही को आप देख लीजिए, जैसे अमेरिका को आप देख लीजिए, जैसे आप कनाडा को देख लीजिए। कनाडा में भी जो सूरत हाल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ पर भी SOPs पर जो अमल दरामद है वो एक चैलेंज है, जैसा कि बाकी ममालिक में भी, क्योंकि अब 1 साल हो गया, अब लोग शायद उकता गए हैं, शायद परेशान हो गए हैं, शायद वो अब इस पर उस तरह से जिस तरह से शुरू में अमल दरामद हुआ था SOPs पर नहीं कर पा रहे हैं, उसके नताइज भी फिर नेगेटिवली निकल रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि कनाडा में जो मुकीम ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी हैं वो किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं और उनके रोज़गार किस हद तक मुतासर हुए हैं, हुकूमत क्या ताउन कर रही है, चैलेंजेस क्या हैं और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो और उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो इस वक्त कैसी चल रही हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एनालिस्ट हैं, और कुछ देर में दीपक आनंद मुझे ज्वाइन कर लेंगे, MPP हैं कनाडा में। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं और डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आप कैसे देखते हैं कोरोना की इस लहर को? क्या चीज़ें काबू में आ रही हैं या बदस्तूर वैसी ही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ साहब मुझे मौका देने का और अवैस साहब कोऑर्डिनेट करने का। ये जो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा जो है ना वो इसके बारे में बताया है कि थोड़ा सा लोग इससे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शुरू में बड़े SOPs फॉलो हुए, क्योंकि अभी 8-9 महीने हो गए हैं। तो जो दूसरी लहर आई है, ख़ास तौर पे दूसरी लहर जो है उसने ये जो आपने मुल्कों का जिक्र किया है, अमेरिका, कनाडा और UK, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। और अब मैं अगर कनाडा की ख़ास तौर पे बात करूं तो हमारे जो हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो ICU हैं वो अपनी 100% कैपेसिटी से भी ज़्यादा चल रहे हैं, यानी पूरे के पूरे फुल है। और 24 जनवरी तक जो है हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि हमारे पास जो है वो केयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिस्टम के ऊपर दबाव आ जाएगा, ओवरवेलम हो जाएगा सिस्टम। तो उसके लिए इसीलिए फिर जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज की गई है, कोशिश करने के लिए, जिसके थोड़े से असरात आना शुरू हुए हैं। जैसे हमारे सूबे ओंटारियो में पहले जो है वो केसेस पर डे आ रहे थे तकरीबन कोई 3500-3600, तो अब थोड़े से रिड्यूस होके 3-4 दिन से 3000 से नीचे आना शुरू हुए हैं। तो इसी तरह से जैसे नंबर ऑफ केसेस कम होगा तो उसी तरह से फिर जो हॉस्पिटल की जो केयर है, पेशेंट्स की जो रिक्वायर करते हैं केयर, उनका नंबर कम होगा, तो सिस्टम जो है वो उसके ऊपर सिस्टम चोक नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा जो वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो वैक्सीनेशन जो है वो अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को और जो लॉन्ग टर्म केयर जिसमें बूढ़े लोग सीनियर्स यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को दी गई है, और उनके साथ जो नर्सेज और पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स जो काम करते हैं उनको दी गई। क्योंकि आपको अंदाज़ा है स्टैटिस्टिक्स से कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं 65 से अबव, ख़ासतौर पे 70 से अबव जी, उनकी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी दी गई है। और इस तरह से जो है वो फिर भी इतनी स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने के बावजूद भी सारा कुछ फिर भी हमें जो है वो इसका चैलेंज है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो सोशल डिस्टेंसिंग और रूल्स को फॉलो किया जाए जी, तो शायद हम इसके ऊपर काबू पाने में, मतलब इसको मैनेज करने में कामयाब। ठीक है, लेकिन आपने एक अपने एरिया का बताया, मगर ओवरऑल कनाडा में अगर हम बात करें तो वैसा कितने जो केसेस हैं वो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ रेशो क्या आ रही है ओवरऑल? जी हाँ, देखिए मैं आपको जो लेटेस्ट मॉडलिंग है उस हवाले से बताता हूँ। जो डेटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया कल परसों, उसके मुताबिक अगर जिस रेट से मामला चल रहा है तो अगले 10 दिनों के अंदर 2000 के करीब जो है वो लोग अपनी जानों से हाथ धो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में बैठे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और जिस तरह से नंबर्स चल रहे हैं
उस हिसाब से अगर जो डेटा उनकी मॉडलिंग है तो तकरीबन कोई 30,000 पर डे के केसेस के नंबर को भी हम देख सकते हैं। इस वक्त जो है वो ओंटारियो बड़ा सूबा है जहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, यहाँ पर तकरीबन कोई 3,3200 के करीब डेली केसेस आ रहे हैं और 50 से 70-80 के करीब जो है वो अमवात यहाँ पर देखने में आ रही हैं। इसी तरह जो क्यूबेक हमारा दूसरा सूबा है, क्यूबेक और ओंटारियो ये दोनों ज़्यादा हिट हुए हैं। क्यूबेक यानी जिसका जो है वो कैपिटल मॉन्ट्रियल है, मशहूर शहर जहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए 70s में। लेकिन दूसरी जानिब वैंकूवर का जो इलाका है ब्रिटिश कोलंबिया का, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अब वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुलना शुरू हो गए, तो थोड़ी सी सूरत हाल कनाडा में कुछ इलाकों में बेहतर है, लेकिन जहाँ तादाद ज़्यादा है वहाँ सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। साथ ही साथ जनवरी की 7 तारीख से हुकूमत कनाडा ने जो मुसाफिर आ रहे हैं कनाडा में, उनसे जो है वो कोविड का नेगेटिव टेस्ट मांगना शुरू कर दिया। पहले तो एयरलाइंस और दूसरे जहाँ से वो चल के आ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो उस कंडीशन के बाद का जो डेटा अब सामने आया, तकरीबन 100 से ज़ायद फ्लाइटों के अंदर जो है वो पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं कोरोना के, जो पहले हुकूमत कनाडा उसको उस तरह से स्क्रूटनाइज नहीं कर रही थी। तो ट्रैवल अभी भी हमारा मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा जो मैं आपको ये बताऊं असद साहब, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का आपने पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा 8-9 महीने हो गए, अब लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। किसी का वर्क फ्रॉम होम है या किसी का काम ही नहीं है, तो वो जो है वो शादियां अटेंड करने या अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने या छुट्टियां गुजारने, दीगर और मजबूरियों की बिना पर पाकिस्तान बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे हैं। जी जी जी। तो इस पे जो है वो हुकूमत कनाडा सख्ती से सोच रही है। कल भी वजीर आज़म ने कहा कि वो इस गुफ्तगू को उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि शायद कुछ आउटबाउंड फ्लाइट्स पे पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। अब हमारे साथ दीपक आनंद मौजूद हैं, एमपीपी हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। पहले तो ये बताइए कि गवर्नमेंट किस तरह से मैनेज करने का सोच रही है, कैसे प्लान कर रही है ये जो दूसरी लहर है कोविड की, और उसमें फिर SOPs पर अमल दरामद कराना, इस पर बड़े हैवी फाइन्स इम्पोज किए गए थे पिछली मरतबा। क्या उस पर प्रैक्टिकली अमल हो रहा है या रिलैक्सेशन है, कैसे मैनेज की जा रही हैं चीज़ें? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी, ताकि आपके थ्रू मैं जो पूरी दुनिया में व्यूअर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा सकें। गवर्नमेंट जो मेजर लिए हैं, आप जैसे कि ओवैस भाई ने भी बताया कि इस समय हम लोग इमरजेंसी ऑर्डर्स में चल रहे हैं। तो उसमें इमरजेंसी ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जो यहाँ के बाय लॉ ऑफिसर होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, या फिर जो हमारी सूबे की पुलिस होती है या फिर म्यूनिसिपैलिटी की पुलिस होती है, उनको ये हक हो जाता है कि वो किसी को भी रोक के उसका चालान, जैसे आई थिंक दिस इज व्हाट दे कॉल देयर, चालान काट सकते हैं, उनको टिकट दे सकते हैं। और जो पहले नहीं था, पहले ये नहीं था, पहले देयर हैज टू बी मोर रीजन टू प्रोवाइड देम द टिकट। नाउ देयर इज 5 से ज़्यादा कहीं पे भी कोई लोग खड़े हैं उनको डिस्पर्स कर सकती हैं, और $750 की जो ये टिकट है वो दी जाएगी। अगर आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो उसको बढ़ा के $1000 कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है वो ये आई है कि जो इवेंट्स होते थे, गैदरिंग्स होती थी, लोग घरों में लोगों को बुला के पार्टीज करते थे, गैदरिंग करते थे, तो वो गैदरिंग में अप्रॉक्सीमेटली वी हैव सीन कि भी 30% ऑफ द पीपल वर स्टिल मोबाइल आउट ऑफ देयर ओन हाउसेस एंड प्लेसेस। तो उसको भी कम करने के लिए, अगर आपके घर में कोई गैदरिंग होती है और आपको बाय लॉ ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर आ जाता है तो उसकी $10,000 का फाइन है। तो ये कुछ फाइन इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन किया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है आपने, इसको डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें लोग जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं। यानी जो लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं वो तकरीबन 1 साल से या 9-10 महीने से वो SOPs पर अमल कर रहे हैं, और अब वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब वो चाहते हैं बाहर निकलें, वो चाहते हैं गैदरिंग्स करें, वो चाहते हैं वो ट्रैवल कर लें। तो क्या आप इसमें यानी कि लोगों की इस मजबूरी को देखते हुए या लोगों के इस माइंड को देखते हुए, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि गवर्नमेंट कहते हैं कि जी हम लोगों को फ़ाइन नहीं कर सकते या हम फ़ाइन नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों की मजबूरी है, उन्हें अपना कारोबार करना है, उन्हें अपना घर चलाना है, अपना सिस्टम चलाना है। तो इस तरह की कोई चीज़ ज़हन में है गवर्नमेंट के?
जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। अगर आपको एसेंशियल वर्क है, अगर आप काम पे जा रहे हैं, अगर ग्रोसरी स्टोर है, डॉक्टर हैं और या फार्मासिस्ट हैं, और अगर फार्मेसी में जा रहे हैं तो उनको वो फाइन नहीं है। फाइन जो हम कह रहे हैं, पहले उससे पहले भाई एक आई वांट टू क्लियर वन थिंग। जी जो डेटा शो करता है कि 100 में से 70 लोग जो हैं वो 100% रूल फॉलो कर रहे हैं। और हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी डेटा शोज की जो 30% 30 से 32% लोग हैं, केवल वो ही मोबाइल है। अगर आप दूसरे तरह से देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 70% वो 100% रूल फॉलो कर रहे हैं, पर जो इन योर वर्ड्स आपने जैसे कहा कि एक तरह से उनको हम सजा दे रहे हैं बाय कीपिंग देम इनसाइड। 100% लोगों को रूल 30% आर नॉट फॉलोइंग द रूल, पर जो सजा है वो 100 के 100 को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एट द एंड ऑफ द डे दिस वायरस जो है ये इट्स डेडली एंड इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो वी नीड टू कंसिडर फॉर दोज 70% people who are following the rules, and these 30% if they will start following the rules, so I truly believe that very soon we will be able to reduce the numbers, and then 100% of us will be able to enjoy the life. राइट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आते हैं। अभी डॉक्टर एहसान जो हैं वो वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि जैसे हम बरतानिया में प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें पता चला कि बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं, बहुत सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर लोग वैक्सीन के बारे में क्या सोच रहे हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब, हम अभी एक दिन पहले यूके के हवाले से प्रोग्राम कर रहे थे और वहाँ देख रहे थे कि वहाँ पर भी शरह अमवात भी बढ़ रही हैं, केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो अपने SOPs हैं उसको इम्पोज़ करने की कोशिश भी कर रही है। और वहाँ पर तो चूँकि बाकायदा वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन लोग हम देख रहे हैं कि रिलक्टेंट हैं मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से, और बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं जो कि हुई हैं जो दुरुस्त नहीं है शायद, लेकिन बहरहाल लोग जो हैं वो मानते हैं कि ये अभी इस हातमी तौर पर इस मेडिसिन के जो है वो इफ़ेक्ट्स का पता नहीं है, इससे इसको लगवाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वैक्सीनेशन को? क्या वो चाहते हैं वैक्सीनेशन करवाना? क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी असद साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भी इस वक्त की ज़रूरत है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन अभी लोगों को बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगी भी हैं और एवरीबॉडी हैज़ गॉन थ्रू। बहुत सारे लोगों को सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गई है अमेरिका में और US में। हमारे यहाँ तो अभी 17,000 लोगों को सिर्फ सेकंड डोज कंप्लीट हुई है। लेकिन इसकी सारी जो आप रिसर्च देखें मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से, तो ये जो है वो हाईली इनकरेज के लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे हैं UK से और USA से, और वहाँ लोगों को वैक्सीनेशन मिली है एंड पीपल आर डूइंग फाइन, एक्सेप्ट के थोड़ा बहुत एक दिन के लिए फीवर या जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस, इसके अलावा या थोड़ी बॉडी माइनर इफेक्ट्स जो कि वैक्सीनेशन के कोई भी वैक्सीनेशन आप लेते हैं तो रूटीन। जी वो तो बच्चों में भी अगर आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो उन्हें एक जो है ना वो मेडिसिन देना पड़ती है, बुखार वगैरह हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। इसके अलावा नहीं है। तो उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो हमारे पेशेंट्स हैं दे आर वेरी कीन टू, खास तौर पे हमारी जो फेज 2 आएगी जिसमें हमें कम्युनिटी फिजिशियंस को और 70+ लोगों को दी जाएगी। तो 70+ लोग जो हैं दे आर वेरी कीन टू गेट द वैक्सीनेशन, बिकॉज जैसा कि मैंने पिछले उसमें अर्ज किया कि 70 से ऊपर एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोना। तो उसके लिए मुझे तो काफी आजकल हम टेलीफोन पे जैसे देख रहे हैं पेशेंट्स, ये भी बड़ा अच्छा है कि इन पर्सन हम नहीं देख रहे पेशेंट, जिसको जरूरत होती है उसको हम खुद बुलाते हैं। तो उससे जो है ना वो लोग पूछ रहे हैं कि खास तौर पे मैंने देखा है कि जो सीनियर्स हैं 65+, उनकी बहुत ज्यादा हो रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन मिले, कि जैसे उनको जो ज़हन में फियर है, खौफ के आलम में वो जो रह रहे हैं उससे वो आज़ाद हों।
तो ये जो दो बड़ी कौमें हैं ना, यूएस और यूके, इनके आगे होने की वजह से थोड़ा सा हमें वैक्सीनेशन का जो है, उसका जो मिथ है, उसका जो खौफ है, वो काफी दूर होगा। दूसरा, जो खुद सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जितने भी डॉक्टर्स दोस्त हैं यूके में या यूएसए में, उन सब ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने सोशली अपनी जो डोजें ली हैं उनको उन्होंने सोशली पोस्ट किया है और उसके ऊपर कमेंट किया है कि देखें, हम एज अ मेडिकल डॉक्टर हम सेटिस्फाइड हैं इस रिसर्च के साथ एंड वी फुली एग्री टू गेट द डोजेज फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पेशेंट्स एंड सेफ्टी एट लार्ज। तो मैं कहता हूँ उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट आया है कि लोगों को ये बैरियर दूर हुआ है वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो होपफुली अब जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि मेरे नेबर ने ली है, जो है मेरे फादर ने ली है, ही इज फाइन, तो इससे मुझे लगता है कि ये, मेरा ख्याल है कि ये चीज अपना दम तोड़ जाएगी, ये जो स्पेकुलेशन है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा वैसा हम अभी मैं कंपैरिजन कर रहा था यूके के साथ, तो यूके में एक अजीब सा ट्रेंड सामने आया, वो ये कि जो एशियन कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बिहेवियर्स की वजह से है, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके लाइफ सिस्टम की वजह से है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेंड सामने आया कि कोई ख़ास कम्युनिटी, यानी एशियन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी भी ज़ाहिर उसमें शामिल है, पाकिस्तानी भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ख़ास कम्युनिटी ज़्यादा मुतासिर है, यानी पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूँ बिलखुसूस? बिल्कुल, इस पे जो है वो दीपक साहब भी थोड़ा सा कमेंट करेंगे। जो गवर्नमेंट ने हमें डेटा दिखाया है वो जनरली एज और जो है वो उस ब्रैकेट में दिखाया कि मर्द हैं, औरत हैं, किस एज के हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमने ऐसा डेटा देखा है कि जिसमें जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया गया हो कि एशियन कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटीज़ में किस तरह के कितने नंबर्स आ रहे हैं। इस पे दीपक साहब कमेंट करेंगे, मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और दूसरा सिर्फ जो है वो मुख्तसर सा जो एहसानुल्लाह साहब ने वैक्सीन के हवाले से जिक्र किया, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा सर साहब, जो आज खबर आई है नॉर्वे से कि जहाँ पे 23 लोगों की अब बात हुई है वैक्सीनेशन के बाद, उसमें जो है वो मेरा ख्याल है 12 या 18 का बताया जा रहा है कि डायरेक्टली जो है वो वैक्सीन से रिलेटेड है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन थी। मेरे ख्याल से वो जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो थोड़ा सा वो इस तरह के इवेंट्स जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को डैमेज करेंगे। जी, इस पर चलें, मैं डॉक्टर एहसान से पूछता हूँ उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं मेडिकली। लेकिन दीपक साहब, आप एक तो इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? क्या कोई ऐसी स्टडी आई है जिसमें ख़ास कम्युनिटी के बारे में, यानी मेरा क्वेश्चन ज़ाहिर है एशियन कम्युनिटी के हवाले से बराह रास्त है कि क्या वो इससे मुतासर तो नहीं है ज़्यादा बाकी लोगों से? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जब ये कोविड आया था। क्या वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो अभी तक चल रही है? क्योंकि अभी ज़ाहिर है 8-9 महीने हो गए और लोगों की अपनी जॉब्स जो हैं या बिज़नेस उस तरह से रिज्यूम नहीं हुआ, तो क्या वो फाइनेंशियल असिस्टेंस अभी भी चल रही है या उसमें कोई चेंज चाहती है हुकूमत, कम या ज़्यादा करना चाहती है आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था कि रेस बेस्ड डेटा कि वो कलेक्ट करा जा रहा है, तो आंसर इज यस, रेस बेस्ड डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, बट ऐसा कोई एनालिसिस नहीं हुआ है कि जिसमें ये पता हम कर सकें कि किस एथनिसिटी के कितने ज़्यादा नंबर हैं। और बट अगर आप हॉट स्पॉट्स की बात करें तो हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो भी हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस पर 100,000 लोग हैं, वो हॉट स्पॉट अगर देखें तो हमारा पील रीजन उसमें आता है, टोरंटो के काफ़ी रीजन आते हैं, काफ़ी एरियाज आते हैं। अगर उन एरियाज को अगर आप ध्यान से देखें, जिसमें मॉल्टन इज़ वन ऑफ माय राइडिंग पार्ट आल्सो, देन ब्रैम्पटन में काफ़ी जगह है, तो उस वहाँ पे अपनी कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। सो अगेन ऐसा कोई डेटाबेस नहीं क्लियरली आया है, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो यू कैन सी कि अपनी कम्युनिटी जहाँ पे है वहाँ पे हॉटस्पॉट हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन था अबाउट सपोर्ट। एक्चुअली दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट कनाडा कि आप कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेनली होते हैं, म्यूनिसिपल लेवल पे होता है, प्रोविंशियल लेवल पे होता है, फेडरल लेवल पे होता है, और ऑल 3 हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट द इंडिविजुअल्स एंड सपोर्ट द बिजनेसेस। सो एब्सोल्युटली बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह से जो है सोशल सर्विसेज नेट के अंदर किए जा रहे हैं। उनमें से एक प्रोग्राम जो आज ही शुरू हुआ है वो है कि अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं ओंटारियो में और आपको अगर आपकी रेवेन्यू कम हुई है
आपका इनकम कम हुआ है तो यू विल गेट अ ग्रांट ऑफ मिनिमम $10,000 एंड मैक्सिमम ऑफ $20,000 or it's a grant, you don't even have to return it. So yes, absolutely, there are many support programs which were available and most of them are still going on. राइट सर। अच्छा डॉक्टर एहसान साहब, ये बताइए कि अभी जो वैसे आपने बात की है कि 22 अफराद की नॉर्वे से जो रिपोर्ट हुआ, ये आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकती है, मेडिकल रीज़न इसके पीछे क्या हो सकती है? क्योंकि यूके, कनाडा और चाइना में, इवन जो पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हुए हैं, ऐसी चीज़ें कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। जी, असल में ये मैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को मैंने अभी रिव्यू किया है, क्योंकि ये लेटेस्ट आज की न्यूज़ उन्होंने दी है अवैस साहब ने। तो इसमें वो ये सारे लोग ना एल्डरली हैं और इनको बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशंस थी, तो अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मतलब उनको एक्स्ट्रा कॉशियस उन्होंने कहा है कि हों टूवर्ड्स द कि सम डिजीजेज जो हैं वो ओवर एक्टिव हो सकती हैं इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा, यानी ओल्ड पेशेंट्स में जो कि कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें ये अमवात हुई हैं 23, और उनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई यकीनी तौर पे, हतमी तौर पे इसको हम रिलेट नहीं कर सकते वैक्सीन के साथ। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये एक ख़ास पॉपुलेशन है, मतलब सिर्फ नर्सिंग होम के अंदर, और उनकी बहुत ज़्यादा अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जी। तो होपफुली दिस विल नॉट बी अ obstacle for the vaccination at large। तो अभी उन्होंने कैनेडियन नॉर्वेजियन जो अथॉरिटी है उसने यही कहा है कि वैक्सीनेशन कंटिन्यू करें, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं उनकी सारी मेडिकल, यानी फर्ज करें किसी को कोई कैंसर हुआ है पहले या कोई कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं, एक्टिव थेरेपी ले रहे हैं, तो उस तरह के पेशेंट्स को वो जो है अवॉइड करें, या कोई सिक हैं तो उनको अवॉइड करें उस दिन जो बीमार हैं। तो इस तरह से कॉशियस होके इसको आई होप के कोई ऐसा कनेक्शन साबित नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन जो उसकी फेज हुए हैं 1, 2 और 3, उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ठीक है। तो और दूसरा मैंने बताना था कि यहाँ पे अभी उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि वो 20 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने के बाद, ताकि कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, और उसको एलर्जिक रिएक्शन को मैनेज करने के लिए भी जो है वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है, सारी दवाई मौजूद है, सारा पर्सनल मौजूद है। तो इसलिए होपफुली इस चैलेंज के ऊपर भी काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। राइट सर, चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, बाद कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीपक साहब, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर एहसान साहब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आईसीयूज़ जो हैं वो तकरीबन फुल हैं और ख़तरा है कि 24 जनवरी तक जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है मज़ीद मेडिकल यूनिट्स की, या कम ख़तरा है कि कमी वाक़ई ना हो जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो, कैनेडियन गवर्नमेंट किस तरह से इसको देख रही है? क्या मज़ीद मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं आर्जी तौर पर उसको बढ़ाने का कोई प्लान हुकूमत का है? एब्सोल्युटली, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, इस समय अप्रॉक्सीमेटली 397 जो पेशेंट हैं वो आईसीयू में हैं, उनमें से 281 जो हैं विद द वेंटिलेटर हैं। डेफिनेटली सबसे बड़ा इस समय जो चैलेंज है वो है हॉस्पिटल की कैपेसिटी का, और सबसे पहले जो what change will come is in terms of कि इस समय जो सर्जरीज हो रही हैं वो कम हो जाएंगी, और so that कि more space can be added for the COVID patient। और सेकेंड फेज में अगर वो भी उस तक हम नहीं कर पाते हैं तो there is definitely a plan in place कि जैसे ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में एक allocated है कि टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है। उससे पहले ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर में, जैसे हमारे यहाँ लोकल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ और बाकी हॉस्पिटल्स की भी सेम इशू है कि वहाँ पे जैसे अपने जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, फॉर एन एग्जांपल ऑडिटोरियम है, उनको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। सो एब्सोल्युटली देयर इज अ प्लान इन प्लेस, एंड एज सून एज वी गो इनटू द नेक्स्ट फेज that will take action, and there will be rearrangement and reconstruction of the temporary hospital if required। सही है। अच्छा, मुझे ओवैस इकबाल साहब, आपके की ऑब्जर्वेशन या कोई स्टडी या कुछ इस हवाले से अगर आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने कनाडा का जो हेल्थ का निज़ाम है
उस पर मजमूई तौर पर क्या असरात मुरतब किए हैं, क्योंकि ये दुनिया के अच्छे जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनमें से एक है, तो कितना इफेक्ट हुआ है या कितना इसके ऊपर कोरोना असरअंदाज हुआ है? देखिए, असरअंदाज तो लाजमी तौर पर हुआ है और उसका डेटा तो ऐसा यूँ सामने मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आवाम से बात होती है, क्योंकि जिनको कोरोना का इशू नहीं है लेकिन लोगों की बहुत सारी ऐसी सर्जरीज थी जो होनी थी, वो पोस्टपोन हुई, वो कैंसिल हुई। बाज़ औक़ात किसी का जो है वो डे बुक भी हुआ, लेकिन जो दिन आने से एक दिन पहले आपको कैंसिल कर दिया गया, जिस तरह दीपक साहब ने कहा। और साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी बड़े ओवरवेल्म्ड हैं। तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस भी हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको भी ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी प्यारी है, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी जो है वो ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो अब अगर हम एज ए अवाम हुकूमत की इन तमाम इक़दामात पे मौसर अंदाज से अपना किरदार अदा करें तो हम जो है वो होपफुली इंशाल्लाह एक्सट्रीम पोजीशन से जाने से बच सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा असद साहब, आपने शुरू में इंट्रो में कहा, और पिछले दिनों मुझे जो है वो चैरिटी मिशन पे मौका मिला तुर्की में, लबनान में 3-4 हफ्ते पहले कुछ काम का हालात देखने का। मैं पाकिस्तान भी वहाँ से मैं आया, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल हमने देखी कि पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट भी करता है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनमें अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर भी लॉकडाउन है, बंद ही बैठे हैं, तो क्यों ना कराची, लाहौर, अपने शहरों में जाके कम से कम मौज मेले ही कराएं, कि वहाँ तो सब खुला है, खाने पीने भी हो रहे हैं, सारे मामला भी हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो कुछ लिहाज से खुशाइंद है कि हमारे मुल्क में शायद तवक्कल मजबूत है लोगों का, तो सिलसिला इस तरह से चल रहा है। लेकिन ये इनकरेज कर रहा है यहाँ से बहुत सारे लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए जाने के लिए। तो इसमें ट्रैवलिंग पॉलिसी इस वक्त क्या है गवर्नमेंट की? देखिए, इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन उस एतबार से कि गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है वो मार्च में एडवाइजरी डाल दी थी कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो ना किया जाए। अब वो सब मेरी और आपकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं नॉन एसेंशियल की, लेकिन पिछले दिनों क्रिसमस के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के CEOs जो है वो खामोशी से उन्होंने ट्रैवल किया अपने रिश्तेदारों के यहाँ और इधर उधर, और उसकी इम्प्लीकेशंस ये हुई कि उनको अपनी पोजीशनों से हाथ धोने पड़े, कईयों को रिज़ाइन करना पड़ा, कईयों की पार्लियामेंट की पोजीशंस आगे पीछे हो गई, और दीपक साहब भी इस हवाले से कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अवामी सतह के ऊपर लोग बतदरीज जो है वो ट्रैवल किए चले जा रहे हैं पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के। जी दीपक साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखें, कोई भी लोग जो हमारा यहाँ का इम्पैक्ट करता है हेल्थ सिस्टम, वो इससे नहीं करता है कि यहाँ से कौन लोग यहाँ से जा रहे हैं, इम्पैक्ट करता है कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जब आप मान लीजिए मैं हूँ, कोई है बीमार है और अगर यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ के सिस्टम पे नहीं है वो। हाँ, लेकिन वो जाके वापस भी तो आएगा, वापस आएगा। दैट इज वेयर वी हैव टू मेक श्योर कि जब कोई भी एंटर करता है उसके लिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि पहला चेंज ये हो गया है कि अगर आप वापस आ रहे हैं तो आपको पहले वहाँ पे कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा तभी आपको प्लेन पे बैठने दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ लैंड करते हैं तो आपको वॉलंटरीली यू अगेन हैव टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो, और उसके अलावा 14 डेज का क्वारंटीन विच इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड इट्स अ मस्ट नाउ। सो ये एब्सोल्युटली ओवैस भाई ने भी बिल्कुल ठीक सा कहा कि कुछ हद तक लोग जो ये सोचते हैं कि भी चलो यहाँ पे घर पे वर्क फ्रॉम होम करना है तो वहाँ से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे वो वी हैव टू कंसिडर इज अगेन जो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि देर आर मोर देन 70% ऑफ द पीपल हु आर फॉलोइंग द रूल्स एंड हु आर बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ 32% ऑफ द पीपल। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वी नीड टू कंसिडर दैट, बट अगेन मोर और लेस जो यहाँ से जा रहे हैं वो बर्डन नहीं है, जो वापस आते हैं और अगर वो वापस आते हैं और उस बीमारी को लेके आते हैं तो वो बर्डन होते हैं। तो इसीलिए ये जो कोशिश है हमारी वो उस को प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही है कि कोई जब वापस आए वो कोरोना को लेके नहीं आए। साहब मैं यहाँ पे एक कमेंट कर सकता हूँ? जी जी कीजिए। ये जो वैस साहब ने बात की है ना कि लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैंने तो अपने केस देखे हैं जहाँ लोग खुशी खुशी गए हैं, यंग पीपल 50 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस थी, और जैसा कि वैस साहब ने कहा कि वहाँ तो सब कुछ चल रहा है, तो वो बेचारे वहाँ पे अपनी फोटो भी शेयर करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन फिर उनको कोरोना हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनकी अमवात वाक़या हुई है पाकिस्तान में, दे नेवर केम बैक। तो थोड़ा सा जो है ना हमारी कम्युनिटी को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा
सोचना चाहिए कि जिन लोगों को अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं और उनकी जितनी भी उम्र है, डजंट मैटर, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टेंट डले हैं या बाईपास हुआ है, वो खुदा के लिए वो सफर ना करें, वो बैक होम ना जाएं। ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं मेरे सामने जो हैं, मतलब कि ये कोई किताबी चीज नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये चीजें देखी हैं कि जवान लोग हमारे वहाँ उनकी अमवात वाक़ हुई है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो प्लीज इसको सीरियस लिया जाए, खास तौर पे जिन लोगों को अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं, उनकी उम्र बेशक 40 इयर्स भी हो तो उनको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूँगा। आप इसके अलावा अगर आई डोंट नो हाउ अबाउट इन पाकिस्तान, बट जब इंडिया में जहाँ ये जब कोरोना वायरस की बात लास्ट ईयर की बात करें तो लोग 5-5, 6-6 महीने वहीं रुक गए थे क्योंकि वहाँ से यहाँ का ट्रैवल बंद हो गया था। इंडिया ने बंद किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप तो यू आर हेल्दी, बट इफ़ यू हैव अ फैमिली हु इज़ हियर इन कैनेडा, आप वहाँ जाके स्टक हो जाएं 6-7-8 महीने के लिए, हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली हियर? उसके अलावा उससे अच्छा है कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे हैं और आपको वो भी रिस्क जो है अवॉइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है मैं हेल्दी हूँ, मैं वहाँ जाके मौज मस्ती कर सकता हूँ, पर ये नहीं होना चाहिए कि कहीं वो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे पीछे, आपकी अम्मी अब्बू हैं यहाँ पे, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको छोड़ के अकेले घूमने चले गए और वहाँ जाके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो गई और आप वापस नहीं आ पाए तो क्या होगा? तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव सीन इन द पास्ट एंड वी शुड कंसिडर दैट इन द फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल ठीक आपने। मैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद एक चीज़ होती है हर्ड इम्यूनिटी। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में अभी भी इस पर बात हो रही है और समझते हैं लोग कि अगर केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं तो शायद हम जो बेएहतियात रहे हैं उसका एक पॉजिटिव पहलू ये हो सकता है कि हम इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल बरक्स सोचते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेके उस पर डॉक्टर एहसान का मौक़िफ़ लेते हैं और फिर प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर एहसान साहब, मैं अभी हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा था, क्या ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है? क्या कुछ लोग मान रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एहतियात भी बिल्कुल नहीं है, अभी तवक्कुल की बात कर रहे थे ओवैस इकबाल साहब, और या तो तवक्कुल है या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कि एहतियात बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन केसेस भी उतने रिपोर्ट नहीं हो रहे, सूरत हाल ख़तरनाक भी नहीं रही। इसको कैसे एनालाइज करते हैं आप कई कंट्रीज़ के हवाले से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान के हवाले से तो मैं कहूँगा कि चूँकि हमारे यहाँ जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है रिपोर्टिंग का, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना कलेक्टिवली वो एवरीडे डाटा जो है ना वो जमा करें और डेथ से रिपोर्ट करें। और इस तरह से जैसे अल्लाह तवक्कुल की बात करें तो हम यही कहते हैं यार बस अल्लाह की मर्जी, ऐसे हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत लो नंबर पे पाकिस्तान। इस लिहाज से अल्लाह का खास कोई करम है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें भी मेडिकली यही देनी पड़ती है कि बस अल्लाह का खास करम है। वरना जिस तरह से वहाँ पे 50-50 हज़ार के जलसे हो रहे हैं और सारी मजहबी तकरीबात हो रही हैं, ये कम से कम मेरी समझ से तो ये पाला तर है ये चीज कि इतने ज्यादा जलसे अलाउ कर रहे हैं इकट्ठे होके। और आई डोंट नो, बाकी हर्ड इम्यूनिटी की जो बात कर रहे हैं वो शायद जब मिलियंस ऑफ डोजेस लग जाएंगे ना जी वैक्सीन की, तो उस वक्त इट मे मैनी होप के इट विल एंड अप इन हर्ड इम्यूनिटी। अभी पूरी यकीन के साथ बात करना बड़ा मुश्किल है कि जो है ना ये ऐसा हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगी तो फिर जो है वो हर्ड इम्यूनिटी आएगी। और अभी तक जो हमारी एबिलिटी है इससे अचीव करने की वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड हर्ड इम्यूनिटी अभी बहुत कम है। ठीक, अभी तो शुरू हुआ है ये सारा प्रोसेस। और पाकिस्तान की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये भी हो सकती है कि ज्यादातर यंग आबादी है वहाँ पे, इतने बूढ़े लोग नहीं होते जितने के इन मुल्कों में होते हैं, राइट। तो शायद जवान लोग जो है ना उसको टॉलरेट कर रहे हैं। और दूसरी और भी थ्योरीज हैं कि जैसे मलेरिया जिन लोगों को हुआ है पहले, तो उनकी अब ये चीजें तो अब ऐसा ऐसा रिसर्च होगी तो जी आएंगी ना सामने ये सारी चीजें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। आखिरी बात मैं अगर एक सेकंड दे तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कल रात ही पढ़ रहा था इसके लिए कि आपने साउथ एशियन कम्युनिटी की बात की है। साउथ एशियन कम्युनिटी ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स के अंदर
जिसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं। यानी हमारी जो कम्युनिटी है साउथ एशियन, जिसके खास तौर पे हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे उनकी जो है हॉस्पिटल में एडमिशन के रेट्स और उनकी जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन डॉक्टर साहब? जी हम फॉलो नहीं मेरे ख्याल में हम फॉलो नहीं करते सोशल डिस्टेंसिंग। कोई बात नहीं, मिल लेते हैं, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता जी। कोरोना है ही कोई नहीं। अपने पाकिस्तान में तो ये भी सोचा है कि है भी, अभी भी लोग मुझे नहीं, अभी भी कहते हैं लोग डॉक्टर साहब वाकई है, डॉक्टर साहब वाकई है कोरोना। नहीं पूछते नहीं है, बताते हैं, कहते हैं है ही नहीं, वो तो पूछते जी है ही नहीं जी। एब्सोल्युटली राइट जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। ओवैस साहब, कैसे कंक्लूड करें इस डिस्कशन को? कैसे सेफ रहना है, क्या करना है, क्या चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ लोगों को ये तो पता है कि सेफ कैसे रहना है, बस सिर्फ ये कि अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि ये कोरोना हकीकी मानों में मौजूद है। और अब तो मेरे ख्याल से 8-10 महीने गुजर जाने के बाद हमें अपने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या डिस्टेंट रिलेटिव्स की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर अब सबके पास मौजूद है। या तो कोई पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, रिकवर हो गया, या खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम जो है ख्वाबी दुनिया में रहते हैं कि कोरोना मुझे या हमें टच नहीं करेगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हमें चाहिए कि इसको सीरियस लें, और हम जो है वो हुकूमतों को और डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं तो उन एहतियातों को हमें लाजमन सामने रखना चाहिए, चाहे हम यहाँ पर हों या पाकिस्तान। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान जाने की कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर साहब ने और दीपक आनंद साहब ने मेंशन की हैं, वो हमारी कम्युनिटी को, चाहे कनाडा में, अमेरिका में, जो सोच रहे हैं 6 महीने जाके पाकिस्तान में मौज मेला कर लें, उसकी बड़ी जो है वो भयानक किस्म की इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है यही अहम पर्पस था आज के आपके इस प्रोग्राम का। जी दीपक साहब, क्या कैसे कंक्लूड करेंगे आप? क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और कैसे फोर्सी कर रहे हैं आने वाले दिनों को? मैं यही सिर्फ जो ओवैस भाई ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी वही एको करूँगा कि इस समय हम हमारी जैसे रिलीजन की भी बात करें, कल्चर की भी बात करें, वी टॉक लॉट अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं हम। तो दिस इज़ द गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। आप प्लीज़ डिसिप्लिन रखें, सेक्रीफाइस करें। अगर आप 70% का हिस्सा हैं जो सेक्रीफाइस कर रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट। आप ही की वजह से नंबर अभी बढ़ रहे हैं, पर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, 7% के ऊपर नहीं हो रहे हैं। आज अगर आप नहीं होते तो ये 7 या 10 हज़ार केस पर डे होते। अगर आप उस 30 या 32% का हिस्सा हैं तो प्लीज़ याद रखें कि आपकी वजह से जो बाकी के 70% हैं उनको भी वही सज़ा मिल रही है जो आपको मिल रही है, आपको एक्चुअली कम मिल रही है। सो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जो नंबर है आपकी वजह से 3,000 के आसपास हैं, तो उसमें प्लीज़ आप डिसिप्लिन रखें, सेक्रीफाइस करें, सो दैट कि वो नंबर कम हो जाए। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि योर गवर्नमेंट इज़ हियर टू सपोर्ट यू, but it's time for all of us to come forward and support each other and thank those frontline workers जैसे डॉक्टर साहब हैं, उनको कहें कि वो अभी थके नहीं हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, पर हमें ये सोचना है कि वो कितनी देर तक लड़ सकते हैं, कब तक वो नहीं थकेंगे। तो we need to support them also. So overall I would just want to urge everybody, please do your part and let's work together. We have done it first time and let's do it one more time so that again हम वही मौज मेले को एंजॉय कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीपक आनंद, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब आपका भी, और ओवैस इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तमाम मेहमानों की राय यह है कि मोहतात रहना है। जैसे हमने पहली दफ़ा पहले मरहले में शिकस्त दी है, एक दफ़ा और करना है, थोड़ा सा मुश्किल टाइम और काटना है। वैक्सीनेशन आ रही है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र, और ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, अपनी कम्युनिटी को और अपनी सोसाइटी को और इस दुनिया को महफूज रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।